निशा अपने ससुराल में अपनी सास विमला और पति अशोक के साथ रहा करती थी। निशा के ससुराल में सब ठीक चल रहा होता है कि तभी एक दिन निशा को पता चलता है कि उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्योंकि निशा अपने मायके से बहुत दूर थी, इसलिए वो एक आखिरी बार अपनी माँ की लाश को भी नहीं देख पाती और अपने पति से बोलती है, अशोक जी, आप मेरे भाई पीयूष की हालत के बारे में तो जानते ही है ना। पहले माँ थी जो उसका ख्याल रखा करती थी, पर अब मेरे सिवा मेरे भाई का कोई नहीं है। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि इस बार मैं अपने भाई को अपने साथ यहाँ लाऊंगी और उसका ख्याल रखूंगी। निशा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ और अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। अशोक पीयूष को घर लाने के लिए तैयार हो जाता है, पर जैसे ही ये खबर विमला को मिलती है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। बहू, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, इस बात का दुख तो मुझे भी है। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि तू अपने मायके जा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू अपने इस पागल भाई को मेरे घर में छोड़ के जाएगी। और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरा घर है, कोई पागल खाना नहीं जो इस घर में एक पागल को पनाह दूं। माँ बेकार ही नाराज हो रही हैं। माना कि निशा का भाई मेंटल रूप से बीमार है, पर उसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा बोलो। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि इस घर के लिए क्या सही है और क्या गलत। और बेटा, पागल का कोई भरोसा नहीं होता। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे भाई की वजह से किसी को कुछ नहीं होगा। मैं उस बात की गारंटी लेती हूँ। बस मेरे भाई को यहाँ लाने की परमिशन दे दीजिए। इस तरह से निशा अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर अपने भाई को लाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। अपनी बहू के आंसू देखकर विमला भी पिघल जाती है और उसे परमिशन दे देती है, जिसके बाद शाम को ही निशा अपने पति के साथ अपने मायके जाती है। दीदी दीदी, तू आ गई। अच्छा हुआ जो तू आ गई। देख, इन सब ने मिलकर हमसे माँ को दूर कर दिया। दीदी, तुझे पता है, जब माँ सो रही थी तब से मिलकर उसे अपने साथ कहीं ले गए और अब बोल रहे हैं कि माँ भगवान के पास गई है, अब कभी नहीं आएगी। पीयूष सब सच बोल रहे हैं, पर तू फिक्र मत कर, तेरी दीदी आ गई है ना, अब हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है। इस तरह से निशा अपने भाई को अपने साथ अपने ससुराल ले आती है, जहाँ पीयूष को देखकर विमला का मुंह बन जाता है। अब निशा अपने भाई को अपने साथ रखती है। ऐसे ही अगले दिन जब निशा अपनी सास को चाय देने जाती है, तो पीयूष वो चाय उसकी सास पर गिरा देता है और हंसते हुए जोर जोर से तालियां बजाता है। बुरा ना मानो, होली है भाई। हैप्पी होली आंटी। अरे पागल, आज होली नहीं है। ओफो, मैं किस पागल से बोल रही हूँ, इसे क्या पता। कमबख्त ने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। कितनी गर्म चाय थी, मेरे हाथ भी जल गए। माँ जी, पीयूष की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, वो ना समझे, उसे माफ कर दीजिए ना। अरे तेरा भाई ना समझ नहीं, बल्कि पागल है, पागल। इसकी सही जगह ना पागल खाने में है। और मेरी बात मान तो इसे घर से निकाल के किसी पागल खाने में भेज दे। अगर तुझसे ये काम नहीं होता ना तो मुझे बता दे, मैं कर देती हूँ। माँ जी, पीयूष की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, अब से ऐसी गलती नहीं होगी। इस पागल को इस घर में लाने से पहले तो तूने भी यही कहा था ना। पर देख, तेरे इस पागल भाई ने क्या किया। अभी ना इसे मेरे सामने से ले जा, क्योंकि मैं अपना आपा खो दूंगी। गंदी गंदी गंदी, बहुत गंदी हो तुम। मैं तुम्हें मारूंगा। तुमने मेरी बहन को डांटा, मैं तुम्हें मारूंगा। इतना बोलकर पीयूष पास में रखा वास उठा लेता है और विमला को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सही समय पर निशा अपने भाई को रोक लेती है। हे भगवान, ना जाने कैसा पागल इंसान मेरे घर में आ गया। भगवान, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। पीयूष, ऐसा नहीं करते, गलती तुम्हारी है, माफी मांगो आंटी से और वादा करो कि अब से ऐसी हरकतें नहीं करोगे। बिना मुझसे पूछे कोई काम करोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। नहीं दीदी, तुम मुझसे नाराज नहीं होना, मैं गंदी आंटी से माफी मांग लूंगा। निशा के कहने पर पीयूष विमला से माफी मांग लेता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और विमला का जन्मदिन आता है। इस बार निशा अपनी सास को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए निशा रात के 12 बजे विमला के कमरे में जाती है। जब विमला सो रही होती है तो कमरे में जाकर निशा, पीयूष और अशोक विमला को उठाते हैं। हैप्पी बर्थडे माँ जी। हैप्पी बर्थडे माँ। अब उठिए, केक काटिए। हैप्पी बर्थडे टू यू आंटी। अब जल्दी से केक काटो, मुझे बहुत भूख लगी है। दीदी ने मुझे बताया कि जब तक आप केक नहीं काटोगे तब तक कोई मुझे केक नहीं देगा।
थैंक यू सो मच मेरे बच्चे। इस तरह से विमला केक काटती है। केक काटने के साथ ही पीयूष सारा केक उठाकर विमला के मुंह पर लगा देता है। ये मैंने आंटी के मुंह पर केक लगा दिया। पीयूष को बहुत मजा आया। देखो देखो आंटी भूत बन गई। पीयूष की ये हरकत देखकर इस बार अशोक को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पीयूष को एक थप्पड़ लगा देता है। पागल कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ इतना बेहुदा मजाक करने की। निशा, माँ बिल्कुल सही कहती थी। तुम्हारे भाई की जगह इस घर में नहीं बल्कि पागल खाने में है। मैं कल के कल इसे पागल खाने छोड़ाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे पागल खाने नहीं जाना। वहाँ मुझे शौक दिए जाते हैं। मुझे माँ के पास जाना है। इस तरह से रोता हुआ पीयूष नीचे भागने लगता है और तभी उसका पैर सीढ़ियों से स्लिप कर जाता है और पीयूष नीचे गिर जाता है। उसके सर पर काफी चोट लगती है। ये देख अशोक को अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है। निशा, मुझे माफ कर दो। आज पीयूष की जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। मुझे पीयूष को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। पीयूष मानसिक रूप से बीमार है, मैं तो ठीक था, लेकिन फिर भी मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। बेटा, होने को कोई नहीं टाल सकता और तू भगवान से यही दुआ कर कि उस पागल को जल्दी से जल्दी होश आ जाए। और इस बार अगर उसे होश आ जाता है तो हम उसे खुद पागल खाने में भेज देंगे। माँ, आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? आपको पता भी है आपका सरप्राइज प्लान पीयूष ने किया था। भले ही वो पागल है, पर देखो उसने आपके लिए कितना अच्छा सोचा था। जब विमला को पता चलता है कि उसके लिए उसका बर्थडे सरप्राइज का प्लान पागल पीयूष ने किया था तो उसकी नजर शर्म से झुक जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब पीयूष होश में आता है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुका होता है और वो अशोक और विमला से कहता है, एक कार एक्सीडेंट में मेरे सर पर चोट लगी और मैं पागल हो गया, पर फिर भी आप लोगों ने मुझ जैसे पागलों को इतना झेला। और देखो, एक हादसा फिर से मेरे साथ हुआ और मैं ठीक हो गया। ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। पीयूष को ठीक देख निशा और उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब पीयूष बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसलिए वो निशा के ससुराल से अपने घर चला जाता है। इसके बाद एक बार फिर निशा अपने ससुराल वालों के साथ आराम से रहती है। अमन बहुत ही स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था। वो चाहता था कि उसकी शादी उसी की तरह किसी पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की से हो जो कि उसी की तरह गोरी हो। पर ये क्या, अभी तक अमन शादी करने को भी तैयार नहीं हुआ था कि उसकी बहन कमलेश उसके लिए उमा नाम की एक लड़की का रिश्ता लेकर घर आती है। माँ, मेरी नजर में अमन के लिए एक बहुत अच्छी लड़की है। वो अमन की तरह ही काफी पढ़ी लिखी और समझदार है और उसके माँ बाप भी काफी अमीर है। अगर हमारे अमन का रिश्ता उस लड़की से हो गया तो समझो अपने अमन की तो निकल पड़ेगी। अरे उमा बेटा, मैं तेरे लिए तेरे उस निकम्मे भाई की शादी तो करवा दूं, लेकिन उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। उसे तो दूध जैसी गोरी लड़की चाहिए जो उसकी तरह सुंदर हो। अब तू ही बता भला, इतनी सुंदर लड़की मैं उसके लिए कहाँ से लेकर आऊं? मुझे तो अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए जो मुझे, मेरे घर को, मेरे बच्चों को अच्छे से संभाल सके। माँ, तभी तो कह रही हूँ अमन की शादी रूपल से करवा दो। वो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। और रही अमन की बात, तो अमन से मैं बात कर लूंगी। वो मेरी बात कभी नहीं टालता। उमा अपनी माँ से अमन की शादी की बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ अमन आ जाता है और अपनी शादी के बाद सुनकर अपनी बहन से कहता है, क्या दीदी, तुम फिर से आ गई घर पर मेरी शादी की बात करने के लिए? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया ना कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं बता दूंगा। देख लिया तूने कैसे शादी के नाम पर इसके मुंह पर 12 बज गए। अब तू ही बता, तू ही समझा इसे कि मेरी उम्र हो चुकी है। अब इस घर में मुझे अब बहू चाहिए। अपनी माँ के कहने पर अब उमा अपने भाई से बात करती है। उमा के काफी समझाने पर अमन मान जाता है और बहुत जल्द उमा अपनी माँ और भाई के साथ रूपल को देखने के लिए उसके घर जाती है। पर ये क्या, जैसे ही रूपल अपने हाथों में चाय के कप लिए सभी के सामने आती है, अमन का मुंह बन जाता है क्योंकि रूपल का रंग थोड़ा काला होता है और अमन एक काली लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था। वह जैसे ही रूपल का काला रंग देखता है वहाँ से उठ खड़ा होता है और बाहर चला जाता है। अमन का ये बर्ताव देखकर रूपल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अरे रूपल, तुम परेशान मत हो। उसे जरूर कोई जरूरी काम हो गया होगा, इसलिए वो बिना बताए यहाँ से बाहर चला गया। उसकी हमेशा से यही आदत है।
जैसे ही कोई इम्पोर्टेंट काम आता है इसी तरह से सबको इग्नोर करके चला जाता है। तुम यहीं रुकना, मैं अभी अमन को अंदर लाती हूँ। अब उमा भी अमन के पीछे पीछे बाहर जाती है और अमन से कहती है, अमन ये कैसी बदतमीजी है, रूपल को देखते ही तुम बाहर क्यों आ गए? दीदी तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे काले लोग जरा भी पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी जीवन साथी मेरी तरह गोरी और सुंदर हो, पर तुम मेरी शादी कलूटी से करवा रही हो। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई काला भैंस मेरी ओर बढ़ रहा हो। तुम कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अमन रूपल के लिए? मानो कि रूपल थोड़ी काली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू उसके रंग को लेकर इस तरह से मजाक बनाएगा। और शायद तुझे नहीं पता, कुछ समय पहले तेरे जीजा जी को गिरफ्तार किया था पुलिस वालों ने। वो रूपल के ही पिता थे जिन्होंने तेरे जीजा जी को छुड़वाया, और बदले में अगर मैं तेरी शादी रूपल से करवा रही हूँ तो इसमें गलत क्या है? अच्छा तो ये बात है, क्योंकि इस कल्लो के पिता ने आपके ऊपर एहसान किया था, इसलिए आप उस एहसान को चुकाने के लिए मेरी शादी उस चलते फिरते कलूटी काले तवे से करा रही हो। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, मैं जानती हूँ कि तू अपनी लाइफ से क्या चाहता है, बस इसीलिए मैं तेरी शादी रूपल से करवा रही हूँ। रूपल के माँ बाप बहुत अमीर हैं, अगर तू उनके घर का दामाद बन गया तो वो तुझे पलकों पर बैठा कर रखेंगे। और रूपल अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है, बहुत जल्द रूपल के पिता भगवान को प्यारे होने वाले। सोच, कल को रूपल के माँ बाप मर जाएंगे तो उनकी जायदाद किसके नाम होगी? और तू तो अपना बिजनेस भी करना चाहता है ना, उसके लिए तुझे पैसे भी चाहिए होंगे, वो सारे पैसे तुझे रूपल के द्वारा मिल सकते हैं। सोच। उमा अमन को जो बात समझाना चाहती थी, अमन वो बात समझ जाता है और अपनी बहन के साथ अंदर जाता है, जहां वो रूपल से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगता है। अब बहुत जल्द रूपल और अमन की शादी हो जाती है। शादी में अमन को काफी दहेज मिलता है और मुंह मांगी रकम भी, पर फिर भी अमन के मन का लालच अब भी खत्म नहीं होता और शादी के कुछ ही दिन बाद। रूपल तुम ये बात तो मानती हो ना कि तुम जैसी काली लड़की से शादी करके मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है और इसलिए अब तुम्हें ये एहसान चुकाना चाहिए। मैं कुछ समझी नहीं अमन जी। अरे रूपल समझना तुम्हें नहीं तुम्हारे माँ बाप को है। तुम्हें तो बस जाकर अपने माँ बाप से ये कहना होगा कि अमन जी को अपना बिजनेस शुरू करना है और उसके लिए 1 करोड़ रुपए लगेंगे, बाकी की बातें मैं खुद कर लूंगा। क्योंकि अमन ने रूपल का काला रंग देख के उससे शादी की थी, इसलिए रूपल भी ये समझती रहती है कि अमन ने उससे शादी करके उस पर एहसान किया है, इसलिए वो अमन की सारी बातें मानती है और इस बारे में अपने माँ बाप से बात करती है। पर रूपल के पिता अमन की और मदद करने से मना कर देते हैं और जब अमन को पता चलता है कि रूपल की माता ने उसे 10 लाख रुपए देने से मना कर दिए हैं, तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और रूपल के ऊपर हाथ उठाते हुए उसे कहता है, तुझसे शादी करने के बाद मुझे कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा था कि तुझसे शादी करने के बाद तेरे माँ बाप की धन दौलत और बिजनेस सब कुछ मेरा होगा, पर उन लोगों ने तुझे मेरे पल्ले बांध दिया और मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक दिया, इसलिए अब मैं तुझे जरा भी नहीं झेलूंगा। चल निकल जा मेरी जिंदगी से। अमन ने कभी भी रूपल की कदर नहीं करी थी और जब उसे रूपल के माँ बाप से कुछ नहीं मिल पाता तो रूपल को घर से धक्के मारकर निकाल देता है। पर रूपल अपने माँ बाप के पास नहीं जाती और अकेले ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। अब इसी तरह से कुछ साल बीत जाते हैं और रूपल की जिंदगी में तुषार नाम का लड़का आता है जो उससे सच्चा प्यार करता है और उससे शादी भी, जहां रूपल तुषार के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी जी रही होती है तो वही अमन रोड पर आ चुका था। ऐसे ही एक रोज रूपल अपने दूसरे पति तुषार के साथ कहीं जा रही होती है, तभी उनकी गाड़ी के सामने अमन आता है और अमन को देख रूपल कहती है, अमन आप यहाँ और इस हालत में? आपकी ये हालत कैसे हुई? रूपल मुझे माफ कर दो, तुम मेरे घर की लक्ष्मी थी और मैंने अपने घर की लक्ष्मी को ही कुपक्षणी कह के धक्के मार कर घर से निकाल दिया। तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट गया, मेरी माँ खत्म हो गई, मैं बर्बाद हो गया। मुझे माफ कर दो और फिर से अपना लो। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ पर आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकती। आपने तो मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया था, पर मेरे साथ कोई नहीं था, तब तुषार ने मेरा साथ दिया और अब यही मेरे जीवन साथी हैं। अब मैं इन्हीं के साथ अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। इस तरह से इतना सब कुछ होने के बाद भी रूपल अमन की मदद करती है और अपने दूसरे पति के साथ रहती है, तो वही अमन को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे रूपल से प्यार हो जाता है। पर इस प्यार का क्या फायदा था जब रूपल उससे दूर हो चुकी थी। इस तरह से रूपल के बदौलत
अमन अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। सूरज अपनी बीवी कविता से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। कविता, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आए बस 5 मिनट रुकना। इतना बोलकर कविता फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सूरज उसके लिए डायमंड की रिंग लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी। सूरज, ये तो बहुत अच्छी रिंग है। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कविता किचन में जाती है और केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट वनीला केक देखकर सूरज बहुत खुश होता है और कविता से कहता है, मेरा फेवरेट वनीला केक? सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकानें वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता, वैसे तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब इस बहस को यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से कविता और सूरज अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। कविता की अपनी छोटी सी बैटरी की दुकान थी, तो वहीं सूरज एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूरज के साथ उसका दोस्त विवेक घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है। उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सूरज, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है, उसे खाना खाने के बाद खाकर बताना कि कैसी बनी। क्या हमें खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं। इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब विवेक का जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले विवेक कविता और सूरज से कहता है, भाभी अगले महीने मेरी शादी है। क्योंकि मेरी शादी गांव से है, इसलिए मैं आप लोगों को 1 महीने पहले बता रहा हूँ। और सूरज, तुझे मेरे साथ ही गांव चलना होगा मेरी शादी में। अरे यार, तू तो मेरी जान है। तू कहे तो मैं तेरे से पहले बिहार पहुँच जाऊँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है। अब विवेक सूरज को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सूरज विवेक के साथ बिहार जाने के लिए तैयारियां करने लगता है। कविता, मेरा सारा सामान पैक तो हो गया ना? हाँ, मैंने सारा सामान पैक कर दिया है। बस आप वहाँ पर जाकर अपना ख्याल रखना। मेरा दोस्त है ना मेरा ख्याल रखने के लिए, तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी तुम्हारा पति इतना बोलकर सूरज विवेक के साथ बिहार चला जाता है। बिहार जाकर सूरज विवेक की शादी में खूब मजे करता है। मैंने जितना सुना था उससे काफी अच्छा है बिहार। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे खुशी है कि तुझे यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। अच्छा, जाकर तैयार हो जा, कुछ ही देर में बारात निकलने वाली है। क्योंकि मैं दूल्हा हूँ, इसलिए मुझे भी जाने दे यार तैयार होने के लिए। इतना बोलकर विवेक अपनी शादी के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सूरज बारातियों के साथ जाता है, जहाँ शादी में विष्णु नाम के एक व्यक्ति की नजर सूरज पर पड़ती है। अरे भाग्यवान, देखो दूल्हे के साथ वाला लड़का कितना स्मार्ट है, काफी अमीर लग रहा है। हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही, क्यों ना इसको अगवा करके अपनी बेटी की शादी करवा दी जाए। भला इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? ऐसे में हमें दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और हमारी बेटी को भी एक अच्छा ससुराल मिल जाएगा। वैसे तो विष्णु एक अच्छे घराने से था, पर उसकी बेटी ज्यादा सुंदर नहीं थी, जिस वजह से उसकी बेटी पारुल की शादी नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ विष्णु एक कंजूस इंसान था, जो शादी में दहेज नहीं देना चाहता था। बस यही वजह थी कि विष्णु अपने गुंडे को भिजवाकर सूरज को अगवा करवा लेता है। कुछ देर बाद जब सूरज की आंख खुलती है, तो वो खुद को विष्णु के पास पाता है। अरे अरे, कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? और ये मेरे बगल में बैठी लड़की कौन है? नमस्कार दामाद जी, हम आपके होने वाले ससुर हैं और आपके बगल में जो बैठी है वो हमारी लड़की है पारुल, जिससे आपकी शादी होने वाली है। अरे पंडित, तुम क्या देख रहे हो? जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ो। ये कैसी बदतमीजी है? बिना मेरी मर्जी के तुम मेरी शादी इस लड़की से कैसे करवा सकते हो? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। पंडित जी, वो जो बोल रहा है बोलने दो, तुम मंत्र पढ़ो, ये शादी तो होकर रहेगी। इस तरह से जबरदस्ती सूरज की शादी पारुल से करवा दी जाती है और बेचारा सूरज चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता।
दूसरी शादी होने के बाद मानो जैसे सूरज टूट ही जाता है। तुम्हारे घर वालों ने ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जानती हो मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करता हूँ, पर तुम लोगों की वजह से अब मैं उसके सामने नहीं जा सकता। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मैं जानती हूँ कि मेरे घर वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इसीलिए मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? मेरा दिल कर रहा है मैं खुदकुशी कर लूं। ऐसा मत कहो मेरे घर वालों के लिए। और मेरे घर वालों ने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूँ और तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे झेलने की। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ कि अगर तुमने मुझे अभी छोड़ा तो मेरे घर वाले तुम्हें वैसे ही मार देंगे। इसीलिए तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो और अपनी बीवी को मत बताना मेरे बारे में। तुम मुझे वहीं छोड़ देना, मैं अकेले ही रह लूंगी और कुछ इंतजाम कर लूंगी अपने लिए। पारुल की बात सुनकर सूरज का गुस्सा शांत हो जाता है। अब सूरज पारुल को अपने साथ ले जाता है और इस स्टेशन पर आकर उसे खुद से अलग होने को कहता है। यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। जानती हूँ, तुम अपनी बीवी के पास जा सकते हो। इतना बोलकर पारुल जैसे ही सूरज को छोड़कर जाने लगती है कि तभी कुछ गुंडे आकर उसका पर्स छीन कर ले जाते हैं और बेचारी पारुल कुछ नहीं कर पाती। पारुल की लाचारी देखकर सूरज समझ जाता है कि ये जगह पारुल के लिए ठीक नहीं है। अब वो ना चाहते हुए भी पारुल को अपने साथ अपने घर ले जाने का फैसला लेता है। क्या? तुम्हारे घर? और तुम अपनी बीवी से क्या कहोगे? देखो मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, और रही मेरी बीवी की बात, मैं उसे सब सच बता दूंगा। मैं जानता हूँ वो मुझ पर विश्वास करेगी। अब सूरज पारुल को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ कविता अपनी सौतन को देखकर हैरान हो जाती है। सूरज अपनी सारी लाचारी कविता को बताता है, पर कविता उसकी एक नहीं सुनती। आप मेरे लिए बिहार से सौतन लेकर आए हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी उन परिस्थितियों को समझूं। मैं क्या आपको बेवकूफ नजर आ रही हूँ? आपने मुझे धोखा दिया है, धोखा। ऐसा नहीं है, सूरज बिल्कुल सच कह रहे हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तुम तो चुप ही कर जाओ। तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली? सूरज, तुमने अपनी दूसरी बीवी को इतना अधिकार दे दिया कि वो हमारे बीच बोले। कविता मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, और मैं पारुल को यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसका इस शहर में कोई नहीं है। आखिर ये अकेली कहाँ जाती। कुछ दिनों बाद मैं इसे तलाक दे दूंगा और इतने दिनों में इसके रहने का बंदोबस्त भी कर दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा मिस्टर सूरज। तुम्हें मुझे जितना बेवकूफ बनाना था तुमने बना लिया। अब मैं और बेवकूफ नहीं बनने वाली। सही कहती थी मेरी माँ, तुम मेरे लायक नहीं हो। इस तरह से कविता बिना सूरज की बात समझे उसे छोड़कर चली जाती है, पर पारुल उसका साथ देती है और इस तरह से सूरज समय के साथ कविता को भूल जाता है और पारुल को पसंद करने लगता है। इसके बाद सूरज अपनी दूसरी बीवी के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है। सूरज अपनी बीवी कविता से बहुत प्यार करता था। वो दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। कविता कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। आए बस 5 मिनट रुकना। इतना बोलकर कविता फटाफट अपना किचन का काम खत्म करके बाहर जाती है, जहाँ वो देखती है कि सूरज उसके लिए डायमंड की रिंग लेकर आया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी एनिवर्सरी। सूरज, ये तो बहुत अच्छी रिंग है। मैं इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखूंगी। अच्छा तुम यहीं रुकना, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कविता किचन में जाती है और केक लेकर बाहर आती है। अपना फेवरेट वनीला केक देखकर सूरज बहुत खुश होता है और कविता से कहता है, मेरा फेवरेट वनीला केक? सच में तुम जैसा केक शायद ही कोई बना सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर और जितनी भी बेकरी की दुकान है वो नहीं चलती। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ कि तुम्हारी ही दुकान सबसे ज्यादा क्यों चलती है? मुझे नहीं पता, वैसे तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब इस बहस को यहीं खत्म करते हैं और अपनी शादी की 2nd एनिवर्सरी का केक काटते हैं। इस तरह से कविता और सूरज अकेले ही अपनी शादी की सालगिरह को मनाते हैं। कविता की अपनी छोटी सी बैटरी की दुकान थी, तो वहीं सूरज एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सूरज के साथ उसका दोस्त विवेक घर आता है। हम तो नौकरी करने वाले लोग हैं, पर मेरी बीवी बिजनेस कर रही है। उसका खुद का अपना छोटा सा बेकरी शॉप है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। सूरज, ये बस ऐसे ही कहते रहते हैं। आप लोग खाना खा लीजिए। मैंने अपनी स्पेशल पेस्ट्री बनाई है, उसे खाना खाने के बाद खाकर बताना कि कैसी बनी। क्या हमें खाने से पहले पेस्ट्री नहीं मिल सकती भाभी? नहीं,
इतना बोलकर वहाँ बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इसी तरह से वो लोग हंसी मजाक करके खाना खाते हैं। अब विवेक का जाने का समय हो चुका था और जाने से पहले विवेक कविता और सूरज से कहता है,